13 का इकट्ठा लाजमी हमने टेस्ट लेना इंशाल्लाह। चले जी, अब इसमें चैप्टर नंबर 7 में क्या कह रहे हैं वो ऊपर इसकी चैप्टर की हेडिंग देख लें तो ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सनस रॉन्गफुली कन्फाइंड। दो बातें आ गई हैं, तीन बातें। किसी डॉक्यूमेंट को या किसी दूसरी मूवेबल चीज़ है उसको कोर्ट ने कंपेल करना है कि मेरे सामने प्रोड्यूस करो, और या फिर कोई एक पर्सन है जिसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया, उस सिचुएशन में कैसे कंपेल किया जाएगा कि उसको प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने। तो ये इससे रिलेटेड चैप्टर है। सबसे पहले तो कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रोड्यूस करवानी है कोई मूवेबल चीज़, तो उसके लिए समन कोर्ट इशू करेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोर्ट की बात, समन से रिलेटेड ध्यान में बैठा लें, वो हमेशा कोर्ट ने इशू करवाना है। लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि इसको प्रोड्यूस करो। सो पहले होता है समन इशू, उसके बाद फिर वारंट की बारी आती है जो कि सर्च वारंट होगा, तो उस पर जाते हैं हम बाद में। लेकिन अब सबसे पहले सेक्शन हमारा 94, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स। ये मैं बोर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये रीडिंग वाले चैप्टर्स हैं, अब इनमें मैं क्या बोर्ड का लेके आऊँ, वो तो आगे कहानियाँ हमारी शुरू होंगी। सब सेक्शन 194 का, वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, दो आ गए, एक तो कोर्ट आ गया, दूसरा पुलिस ऑफिसर भी, considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of investigation, inquiry or trial or other proceedings under this code by or before such court or officer, such court may issue a summon। प्रोड्यूस करवाने के लिए कोर्ट को लगता है किसी इंक्वायरी के लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग्स में, ट्रायल में किसी डॉक्यूमेंट का आना ज़रूरी है, या किसी कोई और मूवेबल चीज़ है जिसको कोर्ट कहती है कि मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाना ज़रूरी है, तो कोर्ट क्या करेगी, समन। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्या करेगा वो साथ ही बता रहे हैं। और सच ऑफिसर आर रिटन ऑर्डर, यानी पुलिस ऑफिसर समन नहीं इशू करेगा, ये जहन में रख ले। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो रिटन ऑर्डर देगा कि भाई प्रोड्यूस करो इसको। अच्छा, टू द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी, जिसको लगता है कि जिसके बारे में उनको पता है कि ये उसके पोजेशन में है, उसको कोर्ट समन करेगी और पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर देगा, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन और ऑर्डर। उसको कहेंगे कि मेरे सामने हो, समन या ऑर्डर में वो डेट एंड टाइम एंड प्लेस भी बता देंगे जिस पे आके आपने वो देनी है। अब ये प्रोवाइजो क्या कह रही है, provided that no such officer shall issue any such order requiring the production of any document or other thing which is in the custody of a bank or bankers as defined in the Bankers Book Evidence Act 1891 and relates or might disclose any information which relates to bank accounts of any person। सिंपल सी बात उन्होंने कर दी है कि जो बैंक्स हैं उनको इस किस्म के समन वगैरह ये जो पुलिस ऑफिसर है वो इस किस्म का रिटर्न ऑर्डर नहीं देगा, उसके अलावा कोई भी बंदा है तो उसको वो कह सकता है। लेकिन आगे दो एक्सेप्शन इसके साथ रख दी हैं। पहली एक्सेप्शन क्या कह रही है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन। अब इनको जेन में रख लें, ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए गए यहाँ पे ऑफेंसेस जहाँ पे वो किसी बैंक को भी भेज सकता है रिटर्न ऑर्डर के भाई प्रोड्यूस करो। कौन से सेक्शन, कौन से ऑफेंसेस होंगे, 403, 406, 408 एंड 409 और 421 और 424 पीपीसी। इसके अलावा सेक्शन 465 टू 477 ए, बोथ इंक्लूसिव ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड विद प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द सेशन जज, दे सकता है। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को लगे कि नहीं ये बैंक से भी हमने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है, उसमें पहले तो वो सेशन जज से परमिशन लेगा, ये रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली वो ऑफेंसेस ये वाले होंगे जो इस एक्सेप्शन में बता दिए गए हैं तो ही हो सकता है, अदरवाइज वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो ऑर्डर नहीं दे सकता बैंक को कि ये प्रोड्यूस करो। बी इन अदर केसेस विद प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन अगर ये वन वाली ऑफेंसेस नहीं है, किसी और ऑफेंस में उसको चाहिए कोई डॉक्यूमेंट जो कि उसने बैंक के पास है वो प्रोड्यूस करवाना, तो फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये ऑफेंसेस आएंगे
तो सेशन कोड में अब ये क्वेश्चन एक बन सकता है। देखिए ये जब एग्ज़ाम देना ना तो इस किस्म के अंदर अंदर वाले क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो जहन में रख लेना। दो एक्सेप्शन है, किन सूरतों में एक पुलिस ऑफिसर एक बैंक को रिटर्न ऑर्डर दे सकता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ये दो सिचुएशंस आ गई। सब सेक्शन 2, any person required under this section merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of intent। वो कह रहे हैं कि अगर तो किसी को ये समन दिया गया है या ये ऑर्डर दिया गया पुलिस ऑफिसर की तरफ से, वो सिर्फ उसको प्रोड्यूस करवा देता ना, खुद नहीं भी अटेंड करता, तो समझा जाएगा कि उसने कंप्लाई विद कर दिया है उस समन के साथ या उस रिटर्न ऑर्डर की डायरेक्शन के साथ। सिंपल सा यह कहा है कि वो किसी के थ्रू भी उसको प्रोड्यूस कर सकता है इंस्टेड ऑफ इंटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सिर्फ प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे जाकर उसने को गवाही अगर नहीं देनी तो वो किसी के थ्रू भी भिजवा सकता है। सब सेक्शन 3, अच्छा ये नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 123 एंड 124 और टू अप्लाई टू लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज़। अब ये पोस्टल यानी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह वहाँ से अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करवाना हो तो उसके लिए सेक्शन 95 है, उसमें बताया गया ये वाला प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट होगा कि सीधा ही समन भेज दो, सीधा ही पुलिस ऑफिसर रिटर्न ऑर्डर दे दें। फिर ये 123, 124 ये अगर आप देखें कानून शहादत ऑर्डर के इन आर्टिकल्स को पढ़ें तो उसमें तो ये 123 ये सेक्शंस एविडेंस एक्ट ही आपका लिखा हुआ है या आपके वहाँ पे डिफरेंट QSO के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं? एविडेंस एक्ट है ना, देखें ये 1898 की हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इसको, CRPC, तो फिर यही होगा और कोई कोशिश नहीं करता कि इसको थोड़ा सा अमेंड ही कर लें। 107, 108 है QSO के, ये आप काट के यहाँ पे लिख लें, ये उसके इक्विवेलेंट है 107, 108 आर्टिकल। ठीक हो गया ये। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अब तक ये 94 में तो बता दो। सादा सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसको करें, कोर्ट समन में दे सकती है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस करवाना हो, पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग ऑर्डर दे सकता है। फिर आ गया कि पुलिस ऑफिसर ने कोई इस तरह का रिटर्न ऑर्डर नहीं देना अगर बैंक से कोई चीज़ प्रोड्यूस करवानी हो। अगर तो स्पेसिफिक सेक्शन बता दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन वगैरह है पेंडिंग, तो सेशन जज की परमिशन चाहिए। उसके अलावा किसी भी और ऑफेंस में, किसी भी और इन्वेस्टिगेशन में अगर रिक्वायर्ड है बैंक से कुछ भी प्रोड्यूस करवाना तो हाई कोर्ट की परमिशन। ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे ने प्रोड्यूस करना है वो पर्सनली अटेंड भी करे। फिर लास्टली इसमें था ये टेलीग्राम वगैरह पे, इन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब 95 पे आ जाओ, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। सब सेक्शन 1, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज़ इन द कस्टडी in the opinion of magistrate, high court or court of session wanted for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceedings under this code, such magistrate court may require the parcel, the postal or the telegraph authorities as the case may be to deliver such document, parcel or thing। तो ये कोर्ट वगैरह जो करेंगे वो जो उस पोस्टल अथॉरिटीज़ होंगी उनको कहेंगे कि भाई ये आप प्रोड्यूस करो। यहाँ पे वर्ड समन का बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है। इस सेक्शन में कहा जा रहा है टू डिलीवर सच डॉक्यूमेंट्स, कि वो ऑर्डर ही कर देंगे कि भाई अथॉरिटीज़ को कि आप ये हमें भेजें। अच्छा, नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज़ इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट और district superintendent of police wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph department as the case may be to cause search to be made for and detain such documents, parcel or thing pending the orders of any such court।
तो वो ये पोस्टल ये जो पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट होंगे उनको कोर्ट ये कहेगी कि बस सर्च करके डिटेन कर लो इन डॉक्यूमेंट्स को, जब तक फर्दर कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं करती। यही मतलब बनता है ना, मे रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एज द केस मे बी टू कॉज सर्च to be made for and to detain such documents, parcel or things pending the orders of any such court। तो वो उनके थ्रू ही कहेंगे कि भाई सर्च करवा के इन डॉक्यूमेंट को जो हमें रिक्वायर्ड है कोर्ट को, इनको डिटेन कर लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ, कोर्ट कह सकती है, कोर्ट कह सकती है। यहाँ पे इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर का कोई काम नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर पुलिस ने भी कोई करवाना है, तो वो कोर्ट को कहेगी कि जी हमें ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो कोर्ट करवाएगी। यहाँ पे टेलीग्राम पोस्टल वालों इनसे पुलिस वाले नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर को भी रिक्वायर्ड है तो वो इन्हीं को कहेगा, अदालत को कहेगा कि हमें आप प्रोड्यूस करवा के दें, हमें ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया 94 95 में। तो डॉक्यूमेंट इस तरीके से प्रोड्यूस करवाने हैं, लेकिन फिर अगर नहीं हो रहा तो क्या होगा, फिर सर्च वारंट भी कहे जा सकते हैं। अब वो आ गया 96 में, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, कि किन सिचुएशन में कोर्ट सर्च वारंट इशू करेगी। सबसेक्शन 1, वेयर एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव that a person to whom summon or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed will not and would not produce the document or the thing as required by such summon or requisition। clearly उन्होंने कह दिया। देखें, जब कोर्ट को ये लगता हो, बिलीव हो, उनको लगता हो कि जिस बंदे को हमने ये समन वगैरह इशू किए हैं या फिर पुलिस ऑफिसर ने उसको रिटर्न ऑर्डर दिया है या 95 में पोस्टल अथॉरिटीज़ को रिक्विजिशन भेजी गई है और यहाँ पे या तो भेज दिए गए हैं हैज़ बिन और माइट बी एड्रेस्ड, या उनको भेजे जा सकते हैं विल नॉट और वुड नॉट, और कोर्ट को ये लगता है कि भाई हम भेज भी दें तो ये नहीं करेंगे प्रोड्यूस, इस सिचुएशन में सर्च वारंट दे सकते हैं। पहली बात, अब इस सेक्शन में 3 बातें हैं बेसिकली। पहली ये होगी, दूसरी क्या कह रहे हैं, और वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, या दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि यहाँ पे कोर्ट को सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, जब कोर्ट को स्पेसिफिकली पता ना हो कि किस पर्सन के पोजेशन में है। नंबर 3, और वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट द पर्पसेस ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाई जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, या कोर्ट को ये लगता हो कि भाई ये जनरल इंस्पेक्शन जब तक हम सर्च नहीं करवाएंगे उसी से हमारा मसला हल होना है, अदरवाइज हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। सो 3 बातें स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स। इट मे इशू सर्च वारंट एंड द पर्सन टू होम सच सर्च वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड। तो वो किसी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है, सर्च वारंट दे सकती है कि भाई आप जाओ और जाके सर्च करके ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोर्ट कर सकती थी, कोर्ट ने कर दिया है। जो समन इशू या पुलिस वाले ने कोई रिटर्न ऑर्डर भी दे दिया है, 95 वाला रिक्विजिशन भी भेज दिया, लेकिन कोर्ट को फिर भी लगता है कि भाई ये हमारा मसला नहीं हल होना, ये प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट को पता ही ना हो कि डॉक्यूमेंट किस जगह पे है, किस पर्सन के पोजेशन में है। और तीसरा था कि कोर्ट को ये लगता हो कि भाई ये बहुत ज़रूरी है इंक्वायरी, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई भी प्रोसीडिंग्स के लिए। मसला हल ही तब होगा जब हम जनरली इंस्पेक्ट करवाएंगे उस एरिया को, तो कोर्ट ने फिर सर्च वारंट इशू कर देना। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 96, इसको गौर से पढ़ना है बिल्कुल। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। अब ये यहाँ पे कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक एरिया भी बता देगी कि भाई इस एरिया में जाके स्पेसिफिकली आपने सर्च करना है।
अब फॉर इंस्टेंस इतनी बड़ी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी का तो नहीं जाके कोर्ट ने सर्च वारंट देना, पूरी कॉलोनी में से जाके डॉक्यूमेंट ढूंढ के लाओ। वो किसी स्पेसिफिक एरिया का बता देंगे, पर्टिकुलर पॉइंट का बता देंगे, उसका सर्च वारंट दिया जाएगा, वहाँ से लेना है। इस 97 में यही कहा गया है, द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शेल एक्सटेंड, यानी वो स्पेसिफिक एरिया बता देंगे, उसकी हद तक ही सर्च होगी। एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शेल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड, तो वो उसी एरिया की हद तक वो सर्च करेगा, इंस्पेक्ट करेगा उस जगह को, और फिर वो ढूंढ के लाएगा डॉक्यूमेंट्स। ये है 97 में। 98 सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट्स। अब ये इसमें बताया गया कि कहीं पे स्टोलन प्रॉपर्टी हो, कोई काउंटर फीट, ये जो जाली वो बनाते होते हैं सिक्के नोट वगैरह, उनसे रिलेटेड बता रहे हैं कि वहाँ पे उसके लिए सर्च जो करनी है। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, पहली रिक्वायरमेंट आ गई, मैजिस्ट्रेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास का। अपॉन इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज़ यूज्ड फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। पहली बात आ गई कि कोई प्लेस ऐसी है जहाँ पे ये स्टोलन, ये चोरी की चीज़ों की खरीदो फरोख्त वगैरह होती है, ये कोर्ट को लगता हो। नंबर 2, और फॉर द डिपॉजिट और सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स सील्स और काउंटरफीट स्टैम्प्स, बैंक्स, नोट्स, करेंसीज और कॉइन्स और इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन्स और स्टैम्प्स, उस जगह की कोर्ट सर्च करवा सकती है। नंबर फिर और में आ गया, और दैट एनी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स सील्स, काउंटरफीट स्टैम्प्स, ये फिर दोबारा उसी किस्म के, आर केप्ट और डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस। फिर आगे भी फॉर दिस डिपॉजिट, सेल, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट। अब ये वो फाहिश किस्म का मवाद अगर किसी जगह पे हो, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, ये उससे रिलेटेड है। सच एज इज़ रेफर्ड इन सेक्शन 292 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें जाके पढ़ लेना। देखिए, जब भी कोई भी कानून आप पढ़ रहे हो, उसमें किसी सेक्शन को, किसी कानून के सेक्शन को जब रेफ़र किया जाता है ना, तो साथ ही बुक वो खोल के आपने पढ़ लेनी है कि उसमें क्या बताया गया उस सेक्शन में, अदरवाइज़ क्लैरिटी नहीं आती। अब 292 पढ़ो, उसमें इसी किस्म के मवाद से रिलेटेड एक ऑफेंस बताया गया। एंड दैट एनी सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट आर केप्ट और डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस, ही मे बाई हिज वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी ऑफिसर होगा, उसको ये सर्च वारंट दिया जाएगा कि जाओ भाई। अच्छा, वो वारंट तो दे दिया, फिर करना क्या उसने, 3 ये आगे फिर बातें बता दी हैं इन्होंने। नंबर 1, टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर सच प्लेस। ऑब्वियसली पुलिस वाले को साथ अपनी जितनी नफरी होगी उसको लेके जाएगा। टू सर्च द सेम इन मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, वारंट में जिस तरह बताया हो गया उस तरह उसको सर्च करेगा। सी क्या, टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सीज, वो पोजेशन में ले लेगा। डी में क्या आता है, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, इनको कोर्ट वगैरह में ला के प्रोड्यूस करेगा। ये इस किस्म के सारे आ जाते हैं। नंबर 2 क्या है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू काउंटरफीट कॉइन सस्पेक्टेड टू बी काउंटरफीट, इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन्स, यानी जो भी जाली सिक्के होंगे और ऐसे कॉइन्स जो कि जिसके बारे में सस्पिशन होगी कि ये जाली हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे ये इस किस्म के जाली नोट सिक्के वगैरह बनाए जा रहे हैं। शैल सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल अप्लाई रिस्पेक्टिवली टू, अब ये क्या किन किन चीज़ों पे अप्लाई करता है, पीसेज ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मेटल टोकन। अब ये सारा कुछ आप पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसा सच है नहीं। बहरहाल इस सेक्शन में बेसिकली यही बताया गया कि काउंटरफीट, स्टोलन प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड अगर कहीं शक हो तो उसके लिए भी कोर्ट जो है वो सर्च वारंट इशू करेगी। जाओ जाके देखो, कोई जाली नोट करेंसी वगैरह है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी वगैरह है, इनको बनाने के लिए कोई मटेरियल वगैरह है तो उसके लिए भी सर्च करवाया जा सकता है। यही था इस सेक्शन में, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरा प्रोसीजर इसमें बताया गया। 99 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, ऐसी चीज़ें जिनको लिए सर्च वारंट इशू किया गया था और वो जुरिस्डिक्शन से बाहर थी और वो वहाँ पे वो चीज़ें मिल गई हैं,
तो फिर क्या किया जाएगा। इस सेक्शन में भी पहले वो जैसे हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, उसी तरह का है कि वो अगर तो जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किए थे वो ज़्यादा करीब है तो सीधे इधर ले आएंगे उन मटेरियल को, उन चीज़ों को जो मिली हैं। अगर वो ज़्यादा दूर है तो उस इलाके की जो कोर्ट होगी जो ज़्यादा करीब होगी वहाँ पे इसको इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा और वो फिर इसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास करेगी कि जिस कोर्ट ने सर्च वारंट दिया था उधर चले जाओ। इस सिंपली इससे 99 में यही बताया गया है। देखें, when in the execution of such warrant at any place beyond the local limits of the jurisdiction of the court which issued the same, any of the things for which search is made are found, जिन चीज़ों के लिए सर्च वारंट दिया गया था वो मिल गई हैं, वो जुरिस्डिक्शन से उस कोर्ट की बाहर थी। Such things together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction herein than to such court, in which case the list, वही बात आ गई ना, अगर वो कोर्ट ज़्यादा करीब होगी जिसने इशू किया था तो उसके पास ले जाएंगे, अगर वो कोर्ट दूर है तो उसके जो जुरिस्डिक्शन जिसके इलाके में से मिली है उसके पास ले जाएंगे, पूरी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि जी हमारे पास ये सर्च वारंट था, इसके थ्रू हमने ये चीज़ें हमें मिली हैं, और वो कोर्ट उधर वाली ऑर्डर करेंगे कि जाओ जिसने सर्च वारंट इशू किया था उसके पास आप ले जाओ। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इजी से सेक्शंस हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये बेसिक बताते हैं कि किस तरह ये सर्चेज वगैरह होती हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछो। 99A, अच्छा ये 99A वैसे अब इतना प्रैक्टिस में है नहीं, उसकी वजह ये है कि हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट बन गया 97 वाला, वही ज़्यादा उसके थ्रू होता है। अब इस पर कोई मवाद इस किस्म का कि जो मज़हब के ख़िलाफ़ हो या कोई सडिशन मुल्क के ख़िलाफ़ कोई मवाद, कोई छापा हो, कोई केसें, अब ये हमारे आजकल में नहीं होता। आजकल पुराने वक्तों में ये होता था कि बाकायदा ये पम्फलेट्स वगैरह बनाए जाते थे, बुक्स वगैरह लिखी जाती थी, ये उस दौर की हैं। अब तो 97 का आ गया है एंटी टेररिज्म एक्ट, उसमें ये सारा मवाद, उससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्शन हमें मिल जाते हैं। प्लस आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जो कुछ भी होना है आजकल, कभी आपने सुना है कि ये कोई इस किस्म की किताबें, कोई पम्फलेट छाप रहे हो? पुराने दौर में होते थे, अब नहीं है। अब तो सीधा वो सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे शुरू हो जाता है काम, और उस पर साइबर लॉज लग जाते हैं। 2016 का पीका एक्ट है, वो सारा एक्टिव हो जाता है, सोशल मीडिया को उसको डील करता है। लेकिन ये पुराने दौर के हैं, अभी भी हमारे कानून में पड़े हुए हैं यहाँ पे CRPC में, इसमें एज सच है कुछ नहीं। देखिए अब 99 क्या कह रहा है, पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फोर्टफिटेड एंड टू इशू सच वारंट फॉर द सेम, कि अगर शक हो कोई इस किस्म का मटेरियल है तो उसके लिए सर्चेस की जाएंगी, सर्च वारंट इशू किए जाएंगे, उनको कब्जे में लिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय वगैरह किया जाएगा। यही 99A से शुरू हो जाता काम। एनी न्यूज़पेपर where any newspaper or book as defined in the West Pakistan Press and Publication Ordinance 1963 or other law relating to press and publications for the time being in force, any document, number 2, whenever printed appears to the provincial government to contain any treasonable or seditious matter, बगावत वाला उस पर कुछ का कुछ लिखा हुआ है, मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और any matter which is prejudicial to the national integration or any matter which promotes or is intended to promote feeling, enmity or hatred between the different classes of citizens of Pakistan, or which is deliberately and maliciously intended to outrage the religious feeling of any such class by insulting the religion or religious beliefs of that class or any matter। अब इस किस्म के मवाद अगर कहीं पे उनके लिए सर्च वगैरह की जा रही है, वो सारा उससे रिलेटेड। अब ये 298C 295A सेक्शन पढ़ लेना। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ द issue of the newspaper containing such a matter and every copy of such book or other document to be forfeited to the government, and thereupon any police officer may seize the same whenever found in Pakistan, and any magistrate may by warrant authorize any police officer not the below the rank of sub inspector to enter। अगर ये गवर्नमेंट को होगा, गवर्नमेंट कह देगी कि भाई इस किस्म का मवाद मना है, वो पाकिस्तान पूरे में ढूंढा जाएगा, पुलिस मैजिस्ट्रेट उसके लिए सर्च वारंट इशू कर सकता है,
कि लाओ और उसको तबाह तबू करो। कोई प्रिंट, अब ये सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं, कोई पेंटिंग हो, कोई ड्राइंग हो, कोई फ़ोटोग्राफ हो, कोई अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन इस किस्म की, कोई भी मवाद जो मज़हब से, कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत का, उस किस्म के मवाद से रिलेटेड ये सेक्शन है। अब इसमें मैं और फर्दर क्या करूँ। हाँ, 99B में क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड ऑर्डर ऑफ फोर फीचर। Any person having any interest in any newspaper, book or other document in respect of which an order of forfeiture has been made under section 99A or any other law for the time being enforced may within 2 months from the date of such order apply to the High Court। सीधी सी बात है। 99A में जो फोरफीट होगा, इस किस्म का कोई मवाद, कोई बुक्स, कोई न्यूज़पेपर गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, तो उसको अगर छुड़वाना है और ये किसी बंदे को लगता है ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये गलत ऑर्डर हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देगा। ये इस 99 इस किस्म के मैटर वालों में। अच्छा, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉरफीटर, और हाई कोर्ट ऑब्वियसली अगर सेटिस्फाई होगा वो सुनेगा तो फिर वो उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है। इसमें यही है प्रोसीजर इन द हाई कोर्ट। अब ये इसमें देख लें कि एवरी हाई कोर्ट शैल एज सुन, अब इसके लिए हाई कोर्ट अपने रूल्स बनाएगी, इस सेक्शन में यही बताया गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये 99 मुश्किल नहीं है, बस ये इतना सही है, ये इधर ही घूम रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिस अब ये है नहीं, ये जहन में रख लो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें इस किस्म के मवाद से रिलेटेड है। फिर सोशल मीडिया पीका एक्ट आ जाता है, उसमें इस अब हर रोज़ तो हमारे मुल्क में इस वक्त बगावत के पर्चे हो रहे हैं, वो पीका एक्ट के अंडर हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये सेक्शन 100 आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सी आ गया, डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। सेक्शन 100 सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। आप लोगों ने सेक्शन 491 पढ़ा है CRPC का? वहाँ पे ये पावर है मैजिस्ट्रेट के पास, और सॉरी चले उसको बाद में करते हैं, पहले सेक्शन 100 को देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। सेक्शन 100 सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड इफ़ एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, पहली बात फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट होगा, हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज़ कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, कि एक ऐसा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जिसके पास रीज़न्स टू बिलीव हों कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया। अब हमने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ा हुआ है कि किसी को किसी कमरे में बंद कर दो, वो किसी जगह पर भी नहीं जा सकता, उसको रॉन्गफुली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट के पास ये रीज़न टू बिलीव है कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया विच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, जो कि एक जुर्म है, ही मे इशू सर्च वारंट एंड द पर्सन टू होम सच सर्च वारंट इज़ डायरेक्टेड मे सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड। तो इस सूरत में ये मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला सर्च वारंट इशू करेगा, और डायरेक्टेड मे सर्च, और ऑब्वियसली सर्च वारंट इशू किया जाएगा जिस पर्सन को भी वो डायरेक्ट किया जाएगा, उस सर्च वारंट में वो जाके उस पर्सन को के लिए सर्च करेगा। एंड सच सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयर विद एंड द पर्सन इफ फाउंड shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। तो अगर तो वो सर्च करेगा बंदा, सर्च वारंट इशू कर दिया, वो वहाँ पे जाएगा, सर्च करेगा, मिल जाएगा तो उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा, उस मैजिस्ट्रेट के सामने जिसने वो सर्च वारंट इशू किए थे, और उसके बाद जो उसको प्रॉपर लगेगा उसके अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर पास करेगा। अब यहाँ पे एक तो पावर ये सेक्शन 100 में स्पेसिफिकली फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को दी जा रही है, लेकिन उसके लिए जो यहाँ पे स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट के लिए ये ज़रूरी है कि वो वो बिलीव करे कि एक पर्सन को कन्फाइन किया गया और उसको कन्फाइन करना एक ऑफेंस है, उसी सूरत में वो सर्च वारंट इशू करेगा। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन को बता देगा, किसी भी बंदे को वो जाके वो डायरेक्ट कर सकता है। द पर्सन टू होम सच वारंट इज़ डायरेक्टेड, स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया कि यहाँ पे पुलिस कोई सर्च वारंट वो देगा, किसी भी पर्सन को दे सकता है।
उसको डायरेक्ट करेगा, वो फिर उस जगह पे जाएगा और उसको सर्च करेगा। अगर वो पर्सन मिलेगा तो वो वापस ला के ऑफिस से उस पर्सन को साथ लेके आएगा और फिर मैजिस्ट्रेट ने जो भी ऑर्डर करना है। सेम लाइक पावर दी गई है 491 में, वहाँ पे ये पावर है सेशन कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास सेक्शन 491 में। अब इसके अलावा आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हैबियस कॉर्पस भी है। वहाँ पे अब जो फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप कम है। यहाँ पे अगर तो कन्फाइन किया है तो फिर ही सर्च वारंट इशू होगा, लेकिन वहाँ पे अगर देखें 491 में इलीगल इम्प्रॉपर कस्टडी है, वो उसमें ये होना ज़रूरी नहीं है कि उसको कन्फाइन किया गया, वहाँ पे कस्टडी की बात है। अब ऑब्वियसली वहाँ पे अगर देखें 491 की जो पटिशन्स फाइल की जाती हैं वो तो बाप के अगेंस्ट भी फाइल की जाती है कि उसने, या दादे के अगेंस्ट या चाचे के अगेंस्ट कि उन्होंने बच्चों को अपनी कस्टडी में रखा है, जो कि इम्प्रॉपर है। वो कन्फाइनमेंट का आंसर नहीं वहाँ पे आ रहा। वहाँ पे अगर गौर करें, एक वालिद 491 की अगर मैं बात कर रहा हूँ या आर्टिकल 199 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कस्टडी है बाप के पास। माँ ने एक पटिशन फाइल कर दी कि जी ये बाप के पास कस्टडी गलत है, बच्चे छोटे हैं, मेरे पास होने चाहिए। कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने। वहाँ पे कोई सर्च वारंट कोर्ट इशू नहीं करती, वहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट करती है पुलिस को कि भाई इनको प्रोड्यूस करो मेरे सामने। पहली बात आ गई। फिर वो आगे जहाँ से मर्जी ढूंढ के लाए, उनका काम है कि प्रोड्यूस करना है। कोई सर्च वारंट वहाँ पे इशू नहीं हो रहा। वहाँ पे पावर 491 में और सेक्शन और आर्टिकल 199 में बड़ी वास्ट पावर्स है कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। 199 में तो अनलिमिटेड है, पुलिस वालों की वहाँ पे जान ही नहीं छुटती जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो 100 सेक्शन है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का सिर्फ सर्च वारंट इशू कर रहा है कि जाओ जाके ढूंढो इस जगह पे, मिल गया तो ले आना, नहीं तो फिर और वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उधर 491 में और 199 में वो जब तक प्रोड्यूस नहीं करते उनकी जान नहीं छूटती, वहाँ पे पावर्स थोड़ी ज़्यादा है। तो ये इस सेक्शन का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे कस्टडी की बात है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किसी को कन्फाइन किया है तो फिर ही आप कोर्ट वहाँ पे कर सकती है। यहाँ पे अगर कन्फाइन किया है किसी को तो उसी सूरत में, और कन्विंस्ड है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि हाँ जी किसी ने इसको कन्फाइन किया हुआ, तो उस सूरत में वो सर्च वारंट इशू करेगा। लेकिन क्या ये कस्टडी के मैटर में जहाँ पे इम्प्रॉपर कस्टडी हो, जैसे 491 में बाप के अगेंस्ट अगर माँ कर दिया, तो यहाँ पे क्या सर्च वारंट इशू किया जाएगा? मुझे नहीं लगता। वो आप 491 में जाते हो, यहाँ पे कन्फाइनमेंट का ऑफेंस इसका होना ज़रूरी है, ये उसकी हद तक लिमिटेड है, उधर स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई समझ आई है सेक्शन 100 की या नहीं आई अभी तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 100, 491, आर्टिकल 199 इनकी पावर्स में क्या फ़र्क है कोर्ट में। वो इन्होंने इतना क्लियरली पहली लाइन में लिख दिया कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो फिर वही होगा। नहीं, देखें यहाँ पे सेक्शन 100 में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, इफ़ एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो सेक्शन में जिसके बारे में कहा जाता है ना वो उसी पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर 491 में देखें, वहाँ पे सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट का वर्ड ही नहीं है। कोई भी मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 491 कोई पिटीशन एंटरटेन नहीं कर सकता। सेम लाइक एक 491 सेम लाइक जो सेशन जज है वो 100 की पावर्स नहीं यूज़ कर सकता, ये पावर सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास है, ठीक है। और ये एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट की हम बात नहीं कर रहे, जो इलाका मैजिस्ट्रेट वगैरह है ये वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन बाकियों का? क्लियर हो गया? बहरहाल इसको लाजमी अच्छी तरह 100, 491 और 199 आर्टिकल जेन में रखने हैं। अच्छा जी, फिर 101 डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट, जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43, 75, ये सारी जितनी भी है ना,
वो सर्च वारंट के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। अब ये सेक्शंस देख लेना, पीछे हम सर्चेस जो देख के हैं उस किस्म का ही है। 102 पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब ये क्लोज्ड प्लेस कोई घर वगैरह है, उसमें अगर कोई आके कहता है जी हमने सर्च करना है, तो उसने इंग्रेस वगैरह देनी है, उसको कहना आओ जी करें आप सर्च, ये उससे रिलेटेड सेक्शन है। वेन एवर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च and or inspection under this chapter is closed and closed, any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant and on the production of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for the search therein। जो भी उसका इंचार्ज होगा प्लेस का जिसकी सर्च की जानी ज़रूरी है, वो ऑब्वियसली फैसिलिटेट करेगा कि भेजिए आओ आके जो आपने सर्च करना है कर लो। ये नहीं कि वो कहे कि मैं नहीं करवाता हूँ सर्च। नंबर 2, इफ़ इंग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट मे प्रोसीड इन मैनर प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 48। वो सेक्शन 48 में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो घिस सकता है, वो कह सकता है कि मैं अंदर आने लगा हूँ, वो तोड़ के अंदर वगैरह भी जा सकता है। तो ये सेक्शन 48 वाला जो है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। वो तरीका फिर अपनाया जाएगा कि अगर तो कोई उसको एंटर होने नहीं दे रहा। नंबर 3, वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड, सच पर्सन मे बाई बी सर्च। सीधी सी बात है, पुलिस फॉर इंस्टेंस ये सर्च करने के लिए एक पेन सर्च वारंट इशू हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियस नहीं हो जाना इस पर। ये सर्च करने के लिए सर्च वारंट दिए गए हैं, पुलिस आ गई है बाहर और मैंने कहा जी आके सर्च करें, लेकिन ये मैंने अपनी पॉकेट में छुपाया हुआ है और पुलिस को लगता है कि इसकी ये तो इसने अपनी जेब में भी छुपाया हो सकता है, तो वो सर्च उस पर्सन को भी कर सकती है उस प्लेस के अंदर। और अगर कोई वुमन होगी तो वुमन उसकी सर्च जो है वो वुमन करेगी। दोबारा ये कहा गया कि उस पर्सन को भी सर्च किया जा सकता है 102 में। सिंपल सा था सेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं। 103 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। अब इसमें कह रहे हैं सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। तो जो ये सर्च होनी है ना भाई, ये विटनेसेस की प्रेजेंस में होनी है। Subsection 1, before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon 2 or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situated to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do। जिस जगह की सर्च करनी है ना, उस इलाके के 2 रिस्पेक्टेबल, वो उनकी मौजूदगी में करनी है। उनको अगर वो नहीं कोई आ रहा तो उसको इन राइटिंग भी कहा जाएगा कि भाई पहुंचो, देखो तुम्हारी मौजूदगी में ये हमने सर्च करनी है। 103 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये पुलिस रिकवरियाँ वगैरह करती है ना, उसमें जब किसी की जगह पे जाके कोई सर्च वगैरह करती है तो 2 वहाँ के गवाह लेती होती है, ये ज़रूरी है। अब इसमें उनके फिर बाकायदा जो फ़र्द मकबूजियाँ जो रिकवरी मेमोज़ वगैरह पुलिस बनाती है, उन पे बाकायदा उनके साइन होते हैं विटनेसेस के। अगर तो ये उस इलाके के विटनेसेस ना हो तो डिफेंस काउंसिल रोला भी डाल देती है कि भाई ये 103 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, ये इन्होंने फेक रिकवरियाँ डाली हैं। तो ये इस वजह से ये 103 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जो नारकोटिक्स वाले हैं ना, उनमें ये 103 एज सच इतना अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कई जगह पे नाके लगाए होते हैं। नाके पे अब वो सुनसान है, रात के टाइम किसी से कोई गुजर रहा था बाइक वाला, उसको पकड़ा, उससे ये रिकवर कर लिया, तो वहाँ पे 103 की रिक्वायरमेंट पूरी करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज सारे बाकी केसेस में 103 की रिक्वायरमेंट के 2 विटनेसेस उस इलाके के होने चाहिए। ये 103 है। अब आगे क्या कह रहे हैं, सब सेक्शन 2 में द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस में होगी, एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च एंड ऑफ द प्लेस in which they are respectively found shall be prepared by such officer and other persons and signed by such witnesses। वो obviously मैंने आपको बताया कि रिकवरी मेमो प्रिपेयर करते हैं, उस पर साइन वगैरह भी इनके होते हैं। But no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of
द सर्च अनलेस स्पेशली समन्ड बाय इट। देखें यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस हद तक दे रहे हैं कि पहले तो कह दिया कि जब सर्च करनी है तो उस इलाके के 2 विटनेसेस आए। अब यहाँ पे कह रहे हैं उनकी मौजूदगी में वो लिस्ट वगैरह बनाई जाएगी, रिकवरी मेमो बनाए जाएंगे, उनके सिग्नेचर करवाए जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में एज अ विटनेस भी वो आए। हाँ, अगर कोर्ट को लगता हो कि इनको बुलाना ज़रूरी है, इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूरी है, तो उस सूरत में कोर्ट उनको समन करेगी कि भाई पहुँचो, फिर वो आएंगे। ठीक हो गया। ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च मे अटेंड। अच्छा, अब ये the occupant of the place searched or some person in this behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and a copy of list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupant or person at his request। कि जो ऑक्यूपेंट है, जो उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, जब ये सर्च हो रही है उसकी मौजूदगी में ये सारे काम होंगे और विटनेसेस की जो साइन की हुई जो लिस्ट होगी वो भी उसको दी जाएगी कि भाई हमने ये कुछ यहाँ से रिकवर किया है। नंबर 4, व्हेन एनी पर्सन इज सर्च्ड अंडर सेक्शन 102 सब सेक्शन 3 अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन possession of such of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person at his request। जब भी किसी पर्सन को भी रिक्वेस्ट करना है ना, 102 में हमने एंड पे पढ़ा था, मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मैं अपनी पॉकेट में इसको छुपा लूँ, मुझे सर्च किया तो मुझसे जो कुछ रिकवर होगा उसकी भी लिस्ट बना के उसको कॉपी दी जाएगी। अगर वो कहेगा कि भाई मुझे दो, आपने क्या क्या रिकवर मेरे पे डाल दिया। सब सेक्शन 5 एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेज और निगलेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन। कोई भी ऐसा पर्सन जो रिफ्यूज़ कर देता, पुलिस वाले कह रहे हैं आओ आके विटनेस करो, वो कहते हैं नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, कोई रीज़नेबल उसके पास वजह नहीं है, वो इनकार कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है कि करी जाओ, मैं मुझे क्या लेना देना है। इस सिचुएशन में क्या होगा? When called upon to do so, any order in writing delivered or tendered to him, अगर तो उसको in writing भी दे दिया फिर भी वो नहीं आ रहा, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of Pakistan Penal Code। अब ये 187 में बताया गया कि हमने पुलिस को असिस्ट करना है, अगर हम नहीं करते तो वो एक ऑफेंस है। वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने कहा है कि आ जाओ आके विटनेस करो, अगर कोई पर्सन निगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, उसको इन राइटिंग भी अगर दिया हुआ है, तो इस सूरत में उसके अगेंस्ट भी 187 की पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ये था सेक्शन 103 कि सर्च जब भी करनी है किसी जगह की तो उस इलाके के 2 रिस्पेक्टेबल्स की मौजूदगी में करनी होती है, फिर उनके साइन वगैरह भी लिए जाते हैं, रिफ्यूज़ हम नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन 103 से रिलेटेड? 104 मिसलीनियस है। पावर टू impound documents etc produced, any court may if it thinks fit impound any documents or thing produced before it under this code। वो ये कह रहे हैं कि किसका मिसलीनियस, यानी मिसलीनियस का मतलब यही होता है कि मिले जुले जो अजाफी हैं। अब ये वो तो सेक्शन तरतीब से चल रहे थे, ये मिसलीनियस मतलब रले मिले कह लो मिसलीनियस एक्स्ट्रा इजाफी इस किस्म की चीज़ें। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोर्ट के पास ये डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें आ जाती हैं जो प्रोड्यूस की गई हैं, तो कोर्ट की मर्ज़ी है उनको इम्पाउंड कर ले, उनको जब्त कर ले, या जो भी कोर्ट ने करना हो। अच्छा, 105 मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। एनी मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट ए सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant। मैजिस्ट्रेट ये भी कह सकता है कि भाई मेरी प्रेजेंस में सर्च करो। अगर वो सर्च वारंट इशू कर रहा है तो वो अपनी प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। वैसे इन प्रैक्टिस करवाते नहीं है, लेकिन पावर यहाँ पे इनके पास है। अच्छा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछो। इस चैप्टर में हमने किया क्या है? देखिए सीधी सी बात है, कोर्ट ने प्रोड्यूस करवाना है कोई डॉक्यूमेंट या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल कोई आइटम है, तो उसके लिए ऑब्वियसली समन पहले दिए जाएंगे, फिर सर्च वारंट भी दिए जाएंगे, उस तरह उसको रिकवर करवाया जाएगा। अब इसमें और क्या था, सर्च 100 में था कि रॉन्गफुली कन्फाइन किया तो सर्च वारंट दिया जाएगा कि उस बंदे को रिकवर करके लेके आओ। 103 में था कि 2
इनहेबिटेंट्स की रिस्पेक्टेबल जो हैं उनकी मौजूदगी में ये सच वगैरह करनी है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ।